Hello class 11th warriors. So today we are going to talk about the chapter number 2 in class 11th, which is units and measurement, and in this chapter we are at the topic accuracy and precision. तो जो आज का अपना मुद्दा है वो गौतम से भी ज्यादा गंभीर है। मुद्दा क्या है? एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। आज हम मेजरमेंट लेंगे और उनके अंदर जो एरर्स आ सकती हैं, गलतियां हो सकती हैं, उन गलतियों के बारे में डिस्कशन करेंगे और फिर उनका एलिमिनेशन भी करेंगे, उन गलतियों को हटाने की कोशिश भी करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सो द टॉपिक इज एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी की एक डेफिनेशन यहां मैंने लिखी है। इट रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। देखिए, जैसे ये मार्कर है, मान लो इस मार्कर की जो सही लेंथ है वो है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर इसकी सही लेंथ है, मैंने मान लिया, या ऐसे करके मान लेते हैं 12.5 सेंटीमीटर जो है, 12.52 सेंटीमीटर इसकी सही लेंथ है। क्लियर? मैंने मान लिया जो मार्कर है इसकी सही लेंथ 12.52 सेंटीमीटर है। मैंने एक स्टूडेंट को भेजा, मैंने कहा जाओ रीडिंग लेके आओ। अब वो जो रीडिंग लेके आएगा वो उसकी मेजर्ड वैल्यू है। वो जो रीडिंग लेके आएगा उसकी मेजर्ड वैल्यू है। मान लो वो बच्चा रीडिंग लेके आता है, कहता है सर 12.10 सेंटीमीटर है। सर आपने जो मार्कर दिया था उसकी जो रीडिंग है, उसकी जो लेंथ है वो 12.10 सेंटीमीटर है। देन यू कैन सी देयर इज द डिफरेंस इन बिटवीन द टू रीडिंग्स। ट्रू वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू के बीच में अंतर है और यही जो अंतर है ये कहलाता है एक्यूरेसी, ये कहलाता है एरर। ये जो अंतर है ये कहलाता है एरर। तो अभी एरर कितनी है? स्टूडेंट ए ने कितनी एरर की है? ये पहला स्टूडेंट था, इसके द्वारा की गई एरर है 0.42 की। अब मैंने दूसरे स्टूडेंट को भेजा, दूसरे स्टूडेंट ने रिजल्ट लेके आया 12.40 सेंटीमीटर। पहला स्टूडेंट रिजल्ट लेके आ रहा है 12.10 सेंटीमीटर। मैंने कहा 20 स्टूडेंट से जाओ भाई आप रीडिंग लेके आओ। उसने रीडिंग लेके आया 12.40 सेंटीमीटर। इसने कितनी एरर की, इसने कितनी गलती की? सही वैल्यू ये आनी चाहिए थी और इसकी ये वैल्यू आ रही है, तो कितना अंतर है? 0.12 का। तो बी के द्वारा जो एरर है 0.12, जो आंसर के बहुत क्लोज है। तो कौन क्लोज है? बी वाला, क्योंकि बी ने कम गलती की है, कम मिस्टेक की है, कम एरर की है। जो आंसर के जितना क्लोज है, इट रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू। इसकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो सही वैल्यू के बहुत क्लोज है, इसलिए इसकी एक्यूरेसी ज्यादा कहलाएगी। तो जिसकी एरर कम होती है, एरर जिसकी कम होती है उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है, क्योंकि एरर कम बोले तो सही आंसर के बहुत पास, और एक्यूरेसी अगर हम कहें कि बहुत कम है, एक्यूरेसी कम है मतलब सही आंसर से हम बहुत दूर हैं। तो ये यहाँ मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्यूरेसी समझाई है। जो रियल आंसर के जितना ज्यादा क्लोज होगा वो उतना ज्यादा एक्यूरेट है, उसके आंसर की एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज प्रिसीजन। नेक्स्ट है प्रिसीजन। ये प्रिसीजन क्या होता है? ये दोनों वर्ड्स को एक साथ यूज किया जाता है। दोनों सुनने में लगभग एक से लगते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। एक बार डेफिनेशन रीड कर लो। इट रेफर्स टू द डेप्थ ऑफ मेजरमेंट। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, डेप्थ ऑफ मेजरमेंट। कितनी गहराई तक आंसर को लेके आया है कोई स्टूडेंट, वो कहलाता है प्रिसीजन। जो जितना ज्यादा गहराई तक आंसर को लेके आएगा वो कहलाएगा उतना ही ज्यादा प्रिसीजन। देखिए, जैसे ये सही वैल्यू है, पहले स्टूडेंट को भेजा, उसने कहा सर रिजल्ट है 12.1 सेंटीमीटर। पहला स्टूडेंट गया, रिजल्ट लेके आया 12.1 सेंटीमीटर। दूसरा स्टूडेंट गया, रिजल्ट लेके आया 12.12 सेंटीमीटर।
ये स्टूडेंट डेसिमल के एक प्लेस बाद तक ही वैल्यू लेके आ पाया। ये स्टूडेंट डेसिमल के और ज्यादा गहराई तक गया और डेसिमल के बाद 2 प्लेस बाद तक वैल्यू लाया है। मतलब इस स्टूडेंट ने जिस स्केल से रीडिंग ली है उसकी लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर और इसने स्टूडेंट नंबर बी ने जिस स्केल से रीडिंग ली है उसकी लीस्ट काउंट है कितने बाद तक, कितनी प्लेस बाद तक है, 2 प्लेस तक, तो 0.01। इसकी 0.1 और इसकी लीस्ट काउंट कितनी है 0.01, क्योंकि 0.12 के बाद ये 0.13 को काउंट करेगा, उसके बाद 0.14 को भी काउंट कर सकता है। तो इसकी लीस्ट काउंट कितनी हो जाती है 0. नेक्स्ट कितना आएगा 0.13 में से 0.12 को माइनस करके देख लो, ये लीस्ट काउंट हो गई। क्लियर है? तो डेसिमल की 2 प्लेस बाद तक ये रीडिंग ले सकता था, ये डेसिमल की 1 प्लेस बाद तक ही रीडिंग ले पाया है। जो जितना ज्यादा गहराई तक रीडिंग ले सकता है वो उतना ही ज्यादा प्रिसिज, उसका आंसर उतना ही ज्यादा प्रिसाइज है, उसके आंसर में उतना ही ज्यादा प्रिसिजन है। तो ये वाली रीडिंग का प्रिसिजन ज्यादा है। तो आंसर एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट रेफर्स टू द डेप्थ ऑफ मेजरमेंट, जो रीडिंग ज्यादा गहराई तक ले सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द लीस्ट काउंट। तो हमने बात की इसकी लीस्ट काउंट कितनी थी 0.1 और इसकी लीस्ट काउंट कितनी है, देख लो डेसिमल के कितनी बार तक चलना पड़ा है आपको 1 2, तो लास्ट में आपको 1 लगा देना होता है, 2 प्लेस बार तक चलना है तो 1 2, लास्ट में 1 लगा देना होता है, बीच में जितने भी जरूरत हो 0 लगा दो। जैसे मान लो ये दिया है 21.0234, इसकी लीस्ट काउंट पूछी जाए तो पॉइंट इन सब की जगह 0 और लास्ट में 1, ये इसकी लीस्ट काउंट हो जाती है। क्लियर? तो जो पढ़ लेते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। हां तो ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है। द स्मॉलर द लीस्ट काउंट, जिसकी लीस्ट काउंट जितनी ज्यादा स्मॉलर होगी, जितनी ज्यादा छोटी होगी मैग्नीट्यूड में, तो इस वाले की लीस्ट काउंट कम थी, इस वाले की लीस्ट काउंट बी वाले स्टूडेंट ने जो वैल्यू लेके आया है, बी वाले स्टूडेंट के द्वारा लाई गई वैल्यू की लीस्ट काउंट कम है मैग्नीट्यूड में, देख लो, इसलिए इसका आंसर, इसके आंसर का प्रिसिजन ज्यादा होगा। इसके पहले ए वाले स्टूडेंट के आंसर का जो प्रिसिजन है वो कम होगा। तो जो ज्यादा गहराई तक रीडिंग ला सकता है उसका आंसर जो है उतना ही ज्यादा प्रिसाइज है, उसके आंसर में उतना ही ज्यादा प्रिसिजन है। एक्यूरेसी मतलब जिसने कम गलती की है वो ज्यादा एक्यूरेट है, प्रिसिजन मतलब जो ज्यादा गहराई तक रीडिंग लेके आया है वो ज्यादा, उसका आंसर उतना ही ज्यादा प्रिसिजन है। उसके बाद हम बात करेंगे एरर्स की। एरर अभी हमने डिस्कस कर ही लिया था। एरर क्या है, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस है। जैसे इस बच्चे के लिए जो हमने मार्कर दिया था उसकी ट्रू वैल्यू थी 12.52 और इसके द्वारा मेजर्ड वैल्यू थी 12.10। तो दोनों वैल्यूज के बीच में जो भी अंतर आ रहा है वही कहलाता है एरर। एरर मींस गलती, मिस्टेक। तो जो सही वैल्यू है उसमें से आप जो रीडिंग दे रहे हो उसको माइनस कर लेंगे, वो कहलाता है एरर। तो अब हम टाइप्स ऑफ एरर की बात करेंगे। कितने तरीके की ये एरर्स हो सकती हैं, ये मिस्टेक या गलतियां हो सकती हैं। पहला, बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, हम कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स की बात करने जा रहे हैं। पहला है रैंडम एरर। रैंडम मतलब किसी भी डायरेक्शन में, कहीं भी। जैसे 15 सेंटीमीटर किसी फिजिकल क्वांटिटी की एक्चुअल रीडिंग है, ट्रू वैल्यू है 15 सेंटीमीटर। मान लो एक बार स्टूडेंट ने इसको मेजर कर दिया 15.2 और दूसरी बार इसी को स्टूडेंट ने मेजर कर दिया 14.8। तो कई बार हो सकता है 15 से आगे वैल्यू या ज्यादा वैल्यू ला दे या 15 से कम वैल्यू भी ला सकता है। मतलब जो एरर है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में भी जा सकती है या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा सकती है। तो इस टाइप की एरर्स को बोलते हैं रैंडम एरर्स। तो ये देख सकते हैं द एरर्स व्हिच हैपेंस इरेगुलरली, मतलब इसका कोई पैटर्न नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव ही आए या फिर नेगेटिव ही आए। जैसा इसका मन है पॉजिटिव भी आ सकती है उसी टाइम पे, थोड़ी देर बाद मेजर करने से नेगेटिव भी आ सकती है एरर। इन बोथ द डायरेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे ट्रू वैल्यू मान लो 15 सेंटीमीटर है, स्टूडेंट ए ने मेजरमेंट लिया वो 15.1 आया, स्टूडेंट बी ने मेजर किया वो कितना आया मान लो 14.9।
तो एरर पहले के द्वारा, स्टूडेंट जो पहला है उसके द्वारा कितनी एरर हो गई, ट्रू वैल्यू में से माइनस कर देंगे। पहले स्टूडेंट के द्वारा ली गई रीडिंग 15.1 कितना आया, माइनस का 0.1, तो एरर नेगेटिव आई है। अभी दूसरे स्टूडेंट ने कितनी एरर की है, 15 में से माइनस कर देंगे 14.9 को 0.1, तो एरर नेगेटिव या पॉजिटिव कैसी भी आ जाए, मतलब इसका कोई फिक्स पैटर्न ना हो, तो ये रैंडम एरर कहलाती है। नाउ एट द अनदर साइड द सेकंड टाइप ऑफ एरर इज सिस्टमैटिक एरर। तो इसके नाम से क्लियर है, क्या नाम से क्या क्लियर है, सिस्टम को फॉलो कर रही है, मतलब पॉजिटिव है तो वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। अगर अभी पॉजिटिव आ रही है तो थोड़ी देर बाद भी पॉजिटिव ही आएगी। द एरर व्हिच टेंड्स टू अकर इन वन डायरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव भी आ जाए नेगेटिव, अगर पॉजिटिव आ रही है तो हमेशा पॉजिटिव आती रहेगी, और अगर नेगेटिव आ रही है तो हमेशा नेगेटिव ही आती रहेगी। कौन, एरर। इस टाइप के एरर्स को बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। तो ये एक सिस्टम को फॉलो कर रही है, इसीलिए इसका नाम सिस्टमैटिक एरर है। ये कई सारे कारणों की वजह से हो सकती है। देयर मे बी द फॉलोइंग रीजंस। व्हाट आर दोस रीजंस? पहला है इंस्ट्रूमेंटल एरर, मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट से वो मेजर कर रहा है, मान लो इस स्केल से मेजर कर रहा है 0 1 2 3, मान लो ये स्केल ही टूट गया है, स्केल ही खराब है, और जो स्टूडेंट है वो इससे रीडिंग ले रहा है, तो वो जब इससे रीडिंग लेगा तो हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो मिस्टेक आती रहेगी, हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो जो है मिस्टेक कमिट करता रहेगा। तो ये तो हो गई इंस्ट्रूमेंटल एरर, जो कि इंस्ट्रूमेंट की वजह से होती है। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक, क्या मतलब है, जिस तरीके को वो फॉलो कर रहा है वो शायद गलत हो, जिस तरीके को वो फॉलो कर रहा है वो शायद गलत हो। मान लो रीडिंग यहां कहीं है, यहां रीडिंग है, ऐसे कई सारे कॉलम दे रखे हैं, मान लो यहां है वो पॉइंट जिसकी लेंथ मेजर करनी है, वो यहां है। अब वो समझ में नहीं आ रहा, अब ये यहां है या फिर यहां पर लूं, कौन सी जगह पे उस रीडिंग को एक्चुअल मेजरमेंट किया जाए, 1.1 कहूं या 1.2 कहूं, नहीं समझ में आ रहा। तो ये जो टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं, हो सकता है उसी में मिस्टेक हो, जो टेक्निक हमने फॉलो की गई है, तो की हुई है, शायद उसी में मिस्टेक हो, वो तरीका ही गलत है हमारा मेजरमेंट करने का। क्लियर? तो तीसरा है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर मतलब उसने जो मेजरमेंट करने गया है वो खुद मिस्टेक कर रहा हो, और उसने अपना कुछ रूल बना रखा है कि साहब ये जो रीडिंग है, यहाँ पे जो ये इस कॉलम से बाद वाली रीडिंग को, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, वो 1 2 3 4 यहां तक रीडिंग काउंट कर रहा है, इस पॉइंट वाली रीडिंग को भी वो 5 तक ही मान के चल रहा है, तो ये वो मिस्टेक कर रहा है। जिस बंदे को हमने भेजा है, जिस स्केल से वो मेजरमेंट ले रहा है, उसने अपना तरीका ही गलत बना रखा है, उसको बार बार मिस्टेक कर रहा है, तो ये होती है पर्सनल एरर। ये जो ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्वर रीडिंग ले रहा है, उसने जो अपना रूल बना रखा है, जिस तरीके को वो फॉलो कर रहा है, जिस तरीके से वो मेजरमेंट ले रहा है, वो हर बार उसमें मिस्टेक कर रहा है। नेक्स्ट है एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। ये एक्सटर्नल कॉजेज क्या हो सकते हैं? बाहरी कारण है। हमारे जो नेता लोग हैं वो भी कई बार क्या बोल देते हैं, जब भी कोई अटैक होता है, व्हाट दे यूज्ड टू से, इसमें बाहरी ताकतों का हाथ है। यहां भी बाहरी ताकतों का हाथ है। कैसे? मैंने एक स्टूडेंट को मार्कर देके भेजा, जा जी ले जिंदगी, वो जिंदगी जीने नहीं गया, वो मार्कर को लेके गया, उसने मेजरमेंट करने की कोशिश की। मान लो मार्कर ना लेके, बल्कि मैंने एक स्टील की रॉड ले ली, मैंने थोड़ा, जिस दिन उसको भेजा उस दिन टेम्परेचर कम था, ठंडा था, कूल था, वो रीडिंग लेके आया, उसने कहा सर 15.10 सेंटीमीटर है सर, 15.11 सेंटीमीटर है सर। मैंने कहा ठीक है, होगी, सही कह रहा है।
अगले दिन फिर मैंने वापस से उसको वो स्टील की रॉड दी और मैंने कहा जा रीडिंग लेके आ। उस दिन फिर गया वो, और उस दिन जिस दिन वापस गया वो, उस दिन टेम्परेचर ज्यादा था, उस दिन रीडिंग आई 15.13 सेंटीमीटर। अब क्या है, अरे किसको सही माने भैया, अरे ये सही है या ये सही है, हाँ कंफ्यूजन हो गया ना। इसमें बाहरी ताकतों का हाथ है। टेम्परेचर जिस दिन ज्यादा होता है उस दिन स्टील की लेंथ बढ़ सकती है, जो भी मेटल है उसकी लेंथ बढ़ सकती है। तो इसमें उस बच्चे की कोई मिस्टेक नहीं है, इसमें क्या है, एक्सटर्नल कॉज है, कुछ बाहरी रीजन है जिसकी वजह से वो मिस्टेक हो रही है। दीज आर नोन एज एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस। तो ये हमने एरर्स और उन एरर्स के टाइप्स पढ़े। अब क्वेश्चन ये है कि इन एरर्स को एलिमिनेट कैसे किया जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, एरर्स को पढ़ने के बाद, मिस्टेक करने के बाद, अब उस मिस्टेक को सुधारने की कोशिश करेंगे हम। कैसे? एक न्यूमेरिकल की हेल्प से, कुछ डेटा की हेल्प से। वो डेटा को लेंगे और फिर उससे सही वैल्यू निकालेंगे। क्लियर? तो सही वैल्यू निकालने का प्रोसीजर सीखेंगे। तो डेटा क्या है, न्यूमेरिकल क्या है, मैंने एक ग्लास लिया और उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे नहीं पता है, वो फाइंड आउट करना है, सही वैल्यू उसकी फाइंड आउट करनी है। मैंने क्या किया, मैंने एक एक करके 6 बच्चों को भेजा। पहला स्टूडेंट गया लैब के अंदर, वो रीडिंग लेके आया, उसने कहा सर इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पक्के से इतना है 1.45। दूसरा गया, बोला सर इतना है, तीसरा बोला इतना है, फोर्थ स्टूडेंट बोला सर इतना है, फिफ्थ बोला सर मैं तो झूठ बोलता ही नहीं हूं, इतना है, छठवें वाला बोला मैंने तो आज तक झूठ नहीं बोला, 1.53 इतना है सर। नाउ द टीचर विल गेट कंफ्यूज, अबे कितना है, सब जाके अलग अलग वैल्यू लाए हो, सही वैल्यू कितना है। तो अब हम इसकी सही वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। एक न्यूमेरिकल बना रहे हैं जिसमें हमने दिए गए ग्लास के 6 अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिए हैं, ये मेजर्ड वैल्यू कहलाती हैं। These all values are known as measured value। अब ट्रू वैल्यू कितनी होगी, सही वैल्यू कितनी होगी, वो हमें पता करना है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका है, ट्रू वैल्यू को ही मीन वैल्यू भी कहते हैं, मीन बोले तो एवरेज। ट्रू वैल्यू को मीन वैल्यू भी कहते हैं। कैसे फाइंड आउट की जाती है, मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू एम इज इक्वल टू, जितनी भी ये वैल्यूज हैं इनको जोड़ दे, एक एक करके हम इनको जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद वही करेंगे जो हमें करना है। तो ये हमने सभी वैल्यूज को जोड़ दिया और उसके बाद जितनी भी रीडिंग्स लेके आए हैं उससे डिवाइड कर देंगे। दिस इज सिंपली नोन एज एवरेज लेना या मीन निकालना, इसी को ट्रू वैल्यू कहते हैं। सो द एवरेज ऑफ द रीडिंग्स इज नोन एज ट्रू वैल्यू। सो व्हाट इज द ट्रू वैल्यू ओवर हियर, म्यू एम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। मैंने डेटा यहां लिख रखा है, इन सबका सम 9.06 आएगा और इसको डिवाइड करेंगे 6 से तो 1.51 आ जाता है। So the refractive index, so the expected true value is 1.51। सारे झूठे थे, सही वैल्यू किसी की नहीं आई थी। जो सही वैल्यू है 1.51 है, या कह सकते हैं सही वैल्यू लगभग इतनी होगी। तो आप हमेशा ध्यान रखना, जितनी ज्यादा मेजरमेंट्स लिए जाते हैं, अगर मैं 100 बच्चों को भेजता तो जो एवरेज आता वो और ज्यादा एक्यूरेट हो सकता था। तो जितनी ज्यादा रीडिंग्स ली जाती हैं, एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होने के चांस हैं। अभी हम 6 रीडिंग्स लेके इसके हिसाब से जो भी मीन वैल्यू आ रही है उसी को ट्रू वैल्यू मान के चलते हैं। ये हो गया ट्रू वैल्यू, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। पहले पार्ट में ट्रू वैल्यू फाइंड आउट किया,
पार्ट में फाइंड आउट करते हैं गलतियां, मिस्टेक, एरर्स, हर एक के द्वारा कितनी एरर कमिट की गई है, व्हाट दे ऑल हैव कमिटेड द मिस्टेक। पहले एब्सोल्यूट एरर इसको बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। पहले ने जो एरर की है वो डेल्टा μ1, ऐसे ही डेल्टा μ2, डेल्टा μ3, μ4, μ5, डेल्टा μ6। हर एक ने कितनी कितनी मिस्टेक की है, कितनी गलतियां वो कर रहे हैं, उसको फाइंड आउट करेंगे। और एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करने का तरीका है ट्रू वैल्यू में से माइनस कर देते हैं जो भी वो पर्सन रीडिंग लेके आया है, जो भी उसकी मेजर्ड वैल्यू है, ट्रू वैल्यू में से माइनस कर देंगे हर एक के द्वारा लाई गई मेजर्ड वैल्यू को। तो जो पहला स्टूडेंट है वो कितनी रीडिंग लाया था, 1.45। कितनी मिस्टेक की है तो माइनस कर लेंगे 0.06, पहले के द्वारा की गई मिस्टेक। दूसरे के द्वारा 1.56 माइनस कर लेंगे, माइनस का 0.05 आएगा। हाँ, तो मिस्टेक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके की हो रही है। तो ये कौन सी एरर होगी? अगर मैं टाइप्स ऑफ एरर की बात करूं तो ये कौन सी एरर हो सकती है बंधु? ये रैंडम एरर कहलाती है, जो पॉजिटिव नेगेटिव कैसी भी हो सकती है। ऐसे ही आगे चल रहा हूं, 1.51 ट्रू वैल्यू माइनस तीसरे के द्वारा लाई गई वैल्यू 1.54, माइनस का 0.03। ऐसे ही फोर्थ स्टूडेंट ने रीडिंग लाया 1.44, इसके द्वारा की गई मिस्टेक का 0.07। ऐसे ही फिफ्थ स्टूडेंट के द्वारा लाई गई रीडिंग है 1.54, ये मिस्टेक कर रहा है -0.03। ऐसे सिक्स्थ के द्वारा 1.53, तो मिस्टेक कितनी हो गई -0.02। These are the absolute errors committed by all of them individually। अब क्या करें? मीन एब्सोल्यूट एरर निकालो, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालो। जो नेक्स्ट हमारा टास्क है, ट्रू वैल्यू हो गई 1.51, याद रखनी है, मैं यहां लिख देता हूं ट्रू वैल्यू 1.51। ओके, अब मैं जो तीसरा पार्ट इसमें पता कर रहा हूं, इस न्यूमेरिकल में 5-6 पार्ट होते हैं, इस टाइप के जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं। पहला पार्ट ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करेगा, दूसरे पार्ट से तू एब्सोल्यूट एरर्स फाइंड आउट करेगा, और तीसरे पार्ट में तू मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करेगा। अब ये क्या है? ये कुछ नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो भी तेरी वैल्यूज आती हैं, डेल्टा μ1, डेल्टा μ2, मीन एब्सोल्यूट एरर को डिनोट करते हैं डेल्टा μm से। क्या होता है? पहले के द्वारा की गई एरर उसका मॉड, दूसरे के द्वारा की गई एरर उसका मॉड, ऐसे ही जितनी भी एरर की है उनका मॉडुलस लेके जोड़ दे, और एवरेज निकालना है, मीन निकालना है तो 6 से डिवाइड कर दे। ये मॉड क्या है? ये मॉड क्या है? मंडावा मॉड सुना था, ये मॉड क्या है? मॉड का मतलब होता है जो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है उसको तो पॉजिटिव ही लिख देगा, जैसे 0.06। लेकिन जो वैल्यू नेगेटिव आ रही है उसका जब मॉड लेगा तो वो पॉजिटिव ही आती है। मतलब तुझे सारी वैल्यूज यहां पॉजिटिव लिखनी है और फिर जोड़नी है। तो 0.05 किसी के दिमाग में क्वेश्चन आया, सब क्यों? वो तो ठीक है, जोड़ देंगे, जोड़ना हमने सीख लिया है, नर्सरी में हमारी मैडम ने सिखाया था, विमला मैडम ने या कमला मैडम ने, जो भी मैडम थी उन्होंने सिखाया था। पर माइनस साइन आपने हटाया क्यों सर? मुद्दा ये है भैया, गलती करेगा फिर गलती पे गलती करेगा तो गलतियां जुड़ेगी, है ना? ऐसे बोलते हैं एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, फिर भी वो झूठ खत्म नहीं होता, क्योंकि एक झूठ के बाद दूसरा झूठ बोलेगा तो झूठ में झूठ जुड़ेगा, झूठ से झूठ माइनस नहीं होगा। गलती करेगा, गलती करेगा, गलती को छिपाने के लिए गलती करेगा, गलती ऐड होगी, ऐड होते 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 बढ़ेगी, माइनस कभी नहीं होगी। तो एरर्स हमेशा जुड़ती हैं। ओके, डिवाइडेड बाय 6 करके मैं मीन निकाल लूंगा, तो डेल्टा म्यू एम की वैल्यू यहां से मैं डेटा देख लेता हूं, ये आ रहा है
इन सब का सम 0.26 डिवाइडेड बाय 6 और इसको डिवाइड करके आ रहा है 0.0433। अब मुझे ये राउंड ऑफ करना है। क्या करना है? राउंड ऑफ। कैसे करेंगे? राउंड ऑफ करना है, डेसिमल के बाद 2 प्लेस बाद तक वैल्यू लानी है। ठीक है, ले आएंगे। डेसिमल के 2 प्लेस बाद तक वैल्यू लानी है तो तीसरी वैल्यू को राउंड ऑफ किया जाता है। इसको हटाना है, इसको हटाना है। हमें 2 प्लेस बाद तक तो वैल्यू लानी ही है तो हमें तीसरी वैल्यू को हटाना है। तो हटा दे, हटा सा 1 की घटा। ये वैल्यू 5 से कम है तो इससे आगे वाली वैल्यू जो है वो एज इट इज रह जाती है। सो दिस इज द आंसर। ये है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। ये 3 पार्ट हमने कैलकुलेट कर लिए। इसके बाद जो 4th पार्ट पूछा जाता है वो कहलाता है फ्रैक्शनल एरर, जिसको प्यार से रिलेटिव एरर भी कहते हैं। रिलेटिव एरर रिश्तेदारों के द्वारा की गई एरर, ऐसा नहीं है। एरर ठीक करेगा, ठीक करेगा। फ्रैक्शनल एरर या फिर इसको रिलेटिव एरर भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट भी है भैया, याद कर लेना, इसको अच्छे से समझ लेना। फ्रैक्शनल एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं तो मैं लिख देता हूं डेल्टा म्यू एफ। सिंबल दे रहा हूं फ्रैक्शनल एरर का, डेल्टा म्यू एफ इज इक्वल टू होता है जो भी मीन एब्सोल्यूट एरर आई है उसको डिवाइड कर दे ट्रू वैल्यू से, उसको डिवाइड कर दे ट्रू वैल्यू से। ट्रू वैल्यू को हमने सिंबल क्या लिया था? म्यू एम। ट्रू वैल्यू का सिंबल हमने लिया था म्यू एम। ओके, तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी आई है? 0.04 अपॉन में मीन वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू कितनी आई थी? 1.51। फॉर्मूला याद हो गया? मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन में ट्रू वैल्यू। ओके, मीन एब्सोल्यूट एरर इतनी, ट्रू वैल्यू इतनी, इसको डिवाइड करके आ रही है वैल्यू कितनी? अब सुन, ये जो आंसर आया है इसको राउंड ऑफ करना है, और राउंड ऑफ करना यहां बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। सेंसिटिव मुद्दा है। देख, हमें डिवीजन करना है और तू ध्यान रखना हमेशा जब भी डिवीजन कर रहे होते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं, उस टाइम हम डिवीजन के टाइम जिस टाइम कर रहे होते हैं उस टाइम राउंड ऑफ करने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं कब? जब हम डिवीजन में राउंड ऑफ कर रहे हो। ध्यान रखना, ये डिवीजन हो रहा है। लास्ट टाइम हमने डिवीजन नहीं किया था, वहां मीन निकाला था। डिवीजन क्यों नहीं मान रहे उसको? क्योंकि ये फिक्स वैल्यू है, ये जो है फिक्स वैल्यू है, इसको सेपरेट वैल्यू मानेंगे तो ऊपर केवल एक क्वांटिटी बची थी, तो इसलिए ये मीन वैल्यू है, ये डिवीजन नहीं है। डिवीजन क्यों नहीं है? ये फिक्स वैल्यू है। यहां 0.04 ये भी वेरिएबल वैल्यू हो सकती थी, ये भी वेरिएबल वैल्यू है 1.51, ये ट्रू वैल्यू कुछ भी आ सकती थी। अब सुन, वापस सुन, जब डिवीजन हो रहा होता है उस टाइम राउंड ऑफ करना होता है, और राउंड ऑफ के लिए तुझे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना होता है? सिग्निफिकेंट फिगर्स का। ओके, अब तू एक काम कर, दोनों में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट ढूंढ। ओके, ये जीरो काउंट नहीं होगा क्योंकि डेसिमल के राइट हैंड साइड वाला और डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड वाले जीरो काउंट नहीं होते, तो इसकी लीस्ट एक ही डिजिट काउंट होगी ये। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 1। सिग्निफिकेंट फिगर इसका 1 हो गया। नीचे वाले का काउंट कर, 1 2 3 बंधु। तो जो भी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर आ रही है उसी के अकॉर्डिंग तुझे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। मतलब जो राउंड ऑफ करके आंसर आना चाहिए उसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर 1 ही होनी चाहिए। इसको ऐसा राउंड ऑफ करना है कि इसके अंदर एक ही सिग्निफिकेंट फिगर आए। अब सुन, ये जीरो तो काउंट होगा नहीं, ओके, ये जीरो भी काउंट नहीं होगा, ये काउंट होगा, लेकिन अभी तो सिग्निफिकेंट फिगर 1 हो गई ना। यहीं तक आंसर लाना है तेरे को। तो राउंड ऑफ कौन सी डिजिट का करेगा? इससे एक आगे वाली डिजिट का। आंसर यहां तक लाना है तो राउंड ऑफ करने के लिए इसके एक आगे वाली डिजिट को पकड़ ले, कस के पकड़।
ये जो डिजिट है 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा होने की वजह से इससे एक पहले वाली डिजिट एक बढ़ जाती है। तो डेल्टा म्यू एफ जो आ जाता है, फ्रैक्शनल एरर जो आ रही है 0.02 की जगह यहाँ 3 हो जाता है। तो देख ले लीस्ट काउंट अभी इसकी 1 है, ये दोनों जीरो काउंट नहीं होंगे, ये वाला काउंट होगा, तो लीस्ट काउंट इसकी 1 आ रही है। So the fractional error is 0.03। ये इसका फोर्थ पार्ट था। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या पता करना होता है? फिफ्थ पार्ट के अंदर हम पता करेंगे परसेंटेज एरर। फिफ्थ पार्ट के अंदर हम पता करते हैं परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर पता करने का तरीका है जो भी फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर आ रही है उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर। फ्रैक्शनल एरर का फॉर्मूला क्या होता है? मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन में ट्रू वैल्यू। यही फॉर्मूला होता है फ्रैक्शनल एरर का, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर। ओके, तो हमें तो ये वैल्यू पता है ना, फ्रैक्शनल एरर को हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 0.03, तो उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर, सब कुछ खत्म कर, 3%। दिस इज द परसेंटेज एरर। तो हो गया कंप्लीट? नो। अभी हमें जो आंसर हम लेके आए हैं उसको एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना होगा, उसको एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स in terms of fractional error, in terms of mean absolute error, in terms of absolute error, in terms of absolute error. So the refractive index in terms of absolute error. पहले मैं लिख रहा हूं, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, कैसे लिखा जाता है? ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर। लिखने का तरीका है ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर। हम कहते हैं ना, जैसे मान लो कि जयपुर कितनी दूर है, हमने कहा 200 प्लस माइनस 5, 200 किलोमीटर, या 5 उससे ज्यादा या 5 उससे कम, तो ऐसे ही ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। ट्रू वैल्यू कितनी है? 1.51, और प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर कितनी निकाली थी हमने? इसकी एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट की थी हमने 0.04। इसकी जो एब्सोल्यूट एरर हमने कैलकुलेट की थी वो की थी 0.04। ठीक है, तो ये तो हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट एरर के टर्म्स में। इसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम पता कर सकते हैं किसके टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर। वो कैसे? ट्रू वैल्यू प्लस माइनस परसेंटेज एरर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू हो जाएगा, ट्रू वैल्यू कितनी है? 1.51, परसेंटेज एरर 3% आया था, 3%। तो दिए गए आंसर को, दी गई फिजिकल क्वांटिटी को, जिसके अंदर हमने एरर निकाली है, जिसकी हमने ट्रू वैल्यू निकाली है, उस क्वांटिटी को हम उसकी ट्रू वैल्यू और उसके अंदर जो मिस्टेक हो रही है उसके टर्म्स में लिख सकते हैं, या फिर जो ट्रू वैल्यू है या फिर जो उसके अंदर परसेंटेज एरर आई है उसके टर्म से हम उस वैल्यू को लिख सकते हैं। तो आज का मुद्दा यहीं तक था। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मैं लेता हूं आपसे अलविदा।